हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि राष्ट्रपति भारत में क्या प्रमुख होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा मैंने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में लिखा हुआ है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में क्या चीजें लिखी गई है या फिर वर्णन की गई हैं। तो लेकिन इसके अलावा मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं अनुच्छेद 61 के बारे में बात करता हूँ या फिर अनुच्छेद 60 के बारे में बात करता हूँ या फिर अनुच्छेद 55 के बारे में बात करता हूँ, तो ये सारे अनुच्छेदों को मैं बाद के वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पास मैंने केवल अनुच्छेद के लिए ही एक वीडियो बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 52 क्या है। तो अनुच्छेद 52 जैसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 61 जो है वह भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। उसके कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है कि वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस कारण एक वीडियो मैंने इसका शॉर्ट नोट का बना दिया ताकि आपको अनुच्छेदों को याद करने में आसानी हो। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इन अनुच्छेदों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक के हैं। उसके बाद अनुच्छेद 62 से लेकर आगे के जो अनुच्छेद है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वह भारत के अंतर्गत किन चीजों में प्रमुख होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक बोल सकते हो या फिर यहाँ पर आप विधिक भी बोल सकते हो। मतलब कानूनी रूप से प्रमुख हो सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख या फिर विधिक प्रमुख है। यह एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक नाम उसमें हमेशा मिलेगा संवैधानिक प्रमुख में प्रधानमंत्री का। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रमुख या फिर विधिक प्रमुख बताया गया है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आते हैं। तो सेकंड पॉइंट यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि संघ की जो कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वह औपचारिक रूप से हम राष्ट्रपति को मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो यदि क्वेश्चन आया कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है तो आपको आंसर लेना है राष्ट्रपति। यदि वहां पे संघ की कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख कौन होता है यह पूछ दिया जाएगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर आएगा प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। इस कारण उसे कार्यपालिका जो रहती है उसका वास्तविक प्रमुख माना जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 के बारे में जब हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 53 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस बारे में और अच्छे से बताएंगे। इसके बाद तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यदि कोई आक्रमण हुआ है भारत में या फिर भारत किसी देश पर आक्रमण करने वाला है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। सबसे पहले या फिर आप कह सकते हैं कि जो अंतिम अनुमति है वह राष्ट्रपति की ही होगी। उसके पश्चात ही भारत किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है। इसके बाद भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्र की एकता अखंडता का जो प्रमुख है या फिर प्रतीक है वह भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का जो प्रथम नागरिक है वह भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वह भारत राज्य का प्रमुख होता है। अब भारत राज्य का प्रमुख क्यों होता है? क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट्स है यह सभी जो है वह भारत के राज्य से संबंधित ही है। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण, कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के कारण और भारत के प्रथम नागरिक होने के कारण राष्ट्रपति जो है वह भारत राज्य का प्रमुख होता है।
तो यह सारे क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम राष्ट्रपति के ऊपर सारे वीडियोस बनाते जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा जरूर। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो हम यह तो जानते हैं कि राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक कंटिन्यू राष्ट्रपति के बारे में ही लिखा गया है, लेकिन उसके बाद कुछ और अनुच्छेद आ जाते हैं जो कि राष्ट्रपति से ही संबंधित है, जैसे कि अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 143 जो कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कोई भी परामर्श ले सकता है उससे संबंधित है। तो हम यहाँ पर ऐसे सारे अनुच्छेदों के बारे में लिखे हैं जो कि राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह चीज कहाँ वर्णन है? संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो इसके बाद अनुच्छेद 53 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 जो है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जब हमने अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 53 के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यह जो अनुच्छेद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 जो है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी बस आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है वह आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद हम अनुच्छेद 55 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 55 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में है। अनुच्छेद 55 के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को यह समझ नहीं आता कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। हम यह तो जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसके अलावा हमको यह भी पता है कि आनुपातिक और एकल संक्रमणीय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, मगर आनुपातिक और एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष यह तीनों चीजें हैं क्या, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। इसलिए अनुच्छेद 55 के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 56 के बारे में, अर्थात अनुच्छेद 56 के बारे में। तो अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल या फिर पदावधि के बारे में वर्णन है। तो हम जैसे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल और पदावधि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह यह नहीं बताते कि राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है 5 साल होने से पहले, यदि वह त्याग पत्र देता है वह भी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आएगा। तो इसका भी हम बाद में अच्छे से जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, जो कि बनाया जाएगा अनुच्छेद 55 के बाद। इसके बाद हम अनुच्छेद 57 में आते हैं। तो अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से मेरा मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति है वह एक बार यदि राष्ट्रपति बन चुका है तो ऐसी कोई पात्रता उसे नहीं रोकेगी कि वह दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अर्थात कोई भी राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मगर उसे कुछ नियम होते हैं। तो वह सभी जो है वह अनुच्छेद 57 के अंतर्गत लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में वर्णन है, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, इत्यादि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। उसे भी मैं एक अलग से पॉइंट बना के आगे के वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 के बारे में। तो अनुच्छेद 59 जो है वह राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। और इसके बाद हम अनुच्छेद 60 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति पद के शपथ या फिर प्रतिज्ञान के बारे में, मतलब राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है, राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है, इत्यादि का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 60 में किया गया है।
इसके बाद जो अनुच्छेद 61 है वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जाता है। एक तो हम जानते हैं यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो वह स्वयं ही राष्ट्रपति का पद खाली कर देता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति पद में है और उससे हटाना होगा तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। इसके लिए भी मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा महाभियोग के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 72 के बारे में। तो आर्टिकल 61 तक के तो समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ अनुच्छेद 72 के बारे में। तो अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 77 जो है वह संसद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। पहले मैं अनुच्छेद 77 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मतलब राष्ट्रपति संसद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इससे तात्पर्य क्या है कि संसद कोई भी विधेयक यदि पास करता है तो उस पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि संसद के जो सभी कार्य हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। भले वह कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा में, लेकिन उस पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर करता है वह राष्ट्रपति ही करता है, तभी वह विधेयक के रूप में पूरा होता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 23 के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 123 जो है वह राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में है। अध्यादेश की शक्ति से मेरा मतलब यह है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है और यदि कोई विधेयक को पारित करना रहता है तो जो कार्यपालिका का प्रमुख रहता है अर्थात प्रधानमंत्री या फिर पूरा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से अनुमति लेता है कि हमें यह अध्यादेश जारी करना है या विधेयक को पास करना है, लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा होता और वह राष्ट्र हित में होता है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह 6 महीने के लिए किसी भी अध्यादेश को जारी कर सकता है, और 6 महीने बाद उसे फिर लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो वह जो विधेयक पास हुआ रहता है वह रद्द हो सकता है। तो यह सब जो है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लिखा गया है। इसे भी हम अच्छे से पूरा विस्तार पूर्वक आगे के वीडियो में बताएंगे। तो अनुच्छेद 143 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श से संबंधित है। अब परामर्श क्यों लेना पड़ता है? यदि राष्ट्रपति किसी निर्णय को लेने में संयस पैदा कर रहा है, मतलब किसी स्थिति में वह ऐसा फंस गया है कि वह क्या निर्णय ले उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत देश हित में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो इसके बारे में जो वर्णन है वह अनुच्छेद 143 के बारे में है। और अनुच्छेद 143 में और भी बहुत कुछ है जो मैंने अभी के वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए, क्योंकि इन अनुच्छेदों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि पूछ दिया कि अनुच्छेद 52 क्या है, 57 क्या है, 56 क्या है, 123 क्या है, 60 क्या है, 61 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। मैं इस चीज को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 52 जो है वह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 जो है वह कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी उससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है वह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 जो है वह राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में है। अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 59 जो है वह राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताता है। वही अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति का पद या फिर शपथ के प्रतिज्ञान के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 77 जो है वह संसद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे उससे संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में, और अनुच्छेद 43 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के बारे में। तो यहाँ पर हम ये वीडियो को खत्म कर रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद का जो वीडियो रहेगा वह अनुच्छेदों के ऊपर बनाया जाएगा।